रहती हैं, हर काम पे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ जो चुनिंदा जानकारियों के हिसाब से हमें लगता है कि हम आरटीआई को मजबूत करने के लिए हमें आरटीआई एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए तकनीक की मदद लेने की जरूरत है। क्योंकि आज जिस हम युग में और जिस तरीके की व्यवस्था में रह रहे हैं, तो इसमें अगर हम आरटीआई को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमको अपने आप को डिजिटलाइजेशन में लेके जाना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारी क्या चीजों की जरूरत है और हम किस तरीके से इसको मजबूत बनाए रख सकते हैं। अन्यथा अगर हम देखें तो राज्यों के बड़े-बड़े प्राधिकरण जो हैं अपने काम को बंद कर दिए हैं, बाहरी प्रवेश को बंद कर दिए हैं, आवेदन नहीं ले रहे हैं। वो इस चीजों का बहाना बना रहे हैं कि आवेदन में भी उनके पास कोरोना पहुंच जाएगा। लिफाफे नहीं ले रहे हैं, लिफाफों को 15 दिन के लिए साइड रख दे रहे हैं। कई बातें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में हमें ऑनलाइन को अपनाना पड़ेगा। ऑनलाइन के जितने भी विकल्प है, जितने भी तकनीक है डिजिटल्स की, हमको उस पे अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम खुद जिम्मेदार बन जाएंगे आरटीआई को कमजोर बनाने के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात एक ये भी सामने आती है कि हम एक्चुअली कानून को सही तरीके से समझ नहीं रहे हैं। उसका इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से निकाल रहे हैं। हमको इसमें एक मत होने की जरूरत है और जिसके लिए ट्रेनिंग और प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम सही तरीके से बातों को समझेंगे, हम कानूनी बाध्यताओं को जानेंगे, हम ये जानेंगे कि किसकी क्या ड्यूटी है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें डू और डोंट्स की परिभाषाएं मालूम रहेंगी, तभी हम इस पर सही काम कर पाएंगे। मनमाने तरीके से हम आवेदन लगा दें, मनमाने तरीके से हम कोई भी जानकारी मांग लें, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी भूल है। हमको इसको सुधारना है तो हमें भी ट्रेनिंग की जरूरत है। जिस तरीके से सरकार अपने पीआईओ, फर्स्ट अपीलेंट ऑफिसर्स और आयुक्तों को लगातार ट्रेनिंग देती है, उसी तरीके से हमें भी ट्रेंड होने की जरूरत है, हमें अपडेट होने की जरूरत है, हमें गंभीरता से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। जिस पर हमने काम जरूर शुरू किया, लेकिन ये इतना नगण्य है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद गंभीर नहीं होंगे, हम इसमें कभी सफल नहीं हो सकते। एक बात जो इस पर मैं कहना चाहूंगा कि भाई, सिखाने वाला अगर किसी पत्थर को सिखा रहा है, तो वो सिखा नहीं पाएगा। लेकिन सीखने वाला अगर किसी पत्थर के सामने भी सीखना चाहेगा, तो वो सीख जाएगा। तो हमें अपने गंभीर होने की जरूरत है सीखने के लिए, और उसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। और हमारे जो वरिष्ठ मित्र हैं, साथी हैं, जो समझ रखते हैं, उनको अपने अनुभवों को साझा करना चाहिए। क्योंकि ये ज्ञान है, जितना आप बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये घटने वाला नहीं है। आप बांटेंगे तो डेफिनेटली आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सोचने पर फिर से विवश कर देंगे कि आपको और क्या इसमें सीखने की जरूरत है। आरटीआई एक्ट को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाई नहीं गई है। इसको फैलाने की बहुत जरूरत है। इसमें हमको सभी चीजों को इस तरीके से लेके जाना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी पहुंच के दायरे में आए और उस पे सही तरीके से समझ सके कि हम आरटीआई का क्या उपयोग कर सकते हैं, हमें कितना बड़ा अधिकार मिला हुआ है। उन सभी सार्वजनिक संस्थानों को आरटीआई में दायरे में लाने की जरूरत है जहां पर सरकार की राशि खर्च हो रही है, जो कि हमने लेके भी आया है। लेकिन कुछ ऑर्डर्स हमारे को इस पर रोक लगाते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जितनी ज्यादा रहेगी, लोगों की जिम्मेदारियां अपने आप ऑटोमेटिकली खुद बढ़ जाएगी, जो अंडरस्टूड होगी। गोपनीय आवेदनों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम बोलते हैं कि कोई जानकारी अगर पब्लिश नहीं की जा सकती है, हमें नहीं भी दी जा सकती है, लेकिन इस पर काम करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर शिकायत पर भी कुछ प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस है, तो उस पर भी पारदर्शिता की जरूरत है। उसको सरकार छुपा के अधिकारियों को संरक्षण देगी तो ये एक्ट वाकई कमजोर रहेगा। इस पर हमें काम करने की बहुत जरूरत है और अधिक से अधिक आंकड़ों का खुलासा हो। जो सबसे आखिरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, अधिक से अधिक आंकड़ों का खुलासा हो। इस आंकड़ों को मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा कि वास्तविक तौर पर निराकरण क्या हो रहा है। सरकार की सही ऑडिट होने की जरूरत है। हमको हर विभाग की ऑडिट करने की जरूरत है कि वहां पे वास्तविक आवेदन कितने लग रहे हैं और वास्तविक निराकरण किस तरीके से हो रहा है। और जो जानकारियां निकल रही हैं, वो सारी जानकारियां आम जनता तक सबकी पहुंच में आ जाए। हमें अपने सभी साथियों से इस बात को समझाने की आवश्यकता है कि जितनी भी जानकारियां उनको मिल रही हैं, उन जिन जानकारियों को साझा करें। उसको अपने पास ना रख के रद्दी के कूड़े में ना डाले। हो सकता है वो जानकारी आपके समझ के हिसाब से अनुपयोगी हो, लेकिन जो उसी क्षेत्र में काम कर रहा है उसको उसमें मालूम हो कि कहाँ पर क्या चीजें छुपी हुई है।
क्योंकि हर व्यक्ति की समझ का एक दायरा होता है। वो ये बोले कि मैं सब जानता हूँ, ये संभव नहीं है। अभी जो हमारे पास आगे का जो रास्ता है वो यही है कि आज जो 15 साल के बाद भी जो हम लोग माइंड सेट करके बैठे हुए हैं, जो पर्देदारी कर रहे हैं, इनसे अपने को बचना है और इनको किसी भी तरीका से इस बात को समझाने की जरूरत है कि इस तरीके से अब आगे और नहीं चलेगा। हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति के जो अभाव पर है उसके भी पालन कराने के लिए अब राजनीतिक पार्टियों से चर्चा करने की जरूरत है, नागरिकों को इस पर दबाव बनाने की जरूरत है। अगर हमारे अधिकार इसी तरीके से कमजोर बनाते गए तो डेफिनेटली हम बहुत बुरी स्थिति में होंगे। हमें ऐसा लगेगा कि हम आजाद होकर भी आजाद नहीं है, और जिसमें हमारे बहुत सारे साथियों ने काम किया है। तो सभी साथियों के सामने मैंने एक आधा अधूरा आंकड़ा जरूर रखा है, लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो आंकड़े मुझे लगे आप लोगों के सामने साझा होना चाहिए। आप लोगों को सभी बातें पहले से ही मालूम है, ऐसा कुछ भी मैंने नया कुछ नहीं लाया है। लेकिन आज का जो दिन है, जिसे हम इंटरनेशनल एक्सेस डे ऑफ इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, उस पर ये बातें साझा होना, हमारे सामने फिर से बातों पर मंथन होना बहुत जरूरत का विषय था। इसलिए मैंने एक प्रयास किया है। इसमें कोई भूल रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत हड़बड़ी में इसे कल तैयार किया है। तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत अच्छी जानकारी है सर, बहुत अच्छी जानकारी है, जो हर हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हो हमारे ग्रुप में जो जुड़े हैं, इसलिए जो चीज बताइए वो थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी आपने। एक जानकारी और चाहिए हमारे को सर। जी सर। तरीके से बनाकर लिखने की जरूरत है। अगर हम आवेदन को सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो हमें अपनी वास्तविक जानकारियों से हम वंचित ही रहेंगे, क्योंकि वो देना तो चाहते नहीं है और वो कोई ना कोई हमसे गलतियां निकालेंगे और हमारे आवेदन को खारिज करेंगे। सबसे पहले मुझे तो लगता है कि आवेदन को सही तरीके से बनाने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है। भले ये नियम हमको किसी प्रारूप के अंदर नहीं बांधता है, और ये प्रारूप के अंदर नहीं बांधना ही सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे लिए। दूसरा, जब ये स्थिति अपने पास उत्पन्न हो जाती है कि हमें जानकारी नहीं मिल रही है या पीआईओ जानकारी नहीं देना चाह रहा है और नियमों की अवहेलना कर रहा है, तो हमको साथ में दो काम एक साथ पैरेलली कर लेने की जरूरत है। दो काम एक साथ पैरेलली करने की जरूरत है कि अगर ऐसी कोई गलती कर रहा है तो गलत करने वाले के विरुद्ध तुरंत शिकायत आयोग के समक्ष रख दें, और अपने अपील को भी आप पैरेलली प्रथम अपील को लगा सकते हैं।
क्योंकि जब तक आप अपने प्रथम अपील को नहीं लगाएंगे, आपको सूचना नहीं मिलने वाली। शिकायत सिर्फ और सिर्फ आपके साथ या आपके विरुद्ध जिस तरीके की शैली अपनाई गई है, उस बात को रखने के लिए ही काम आएगा। तो आप प्रोसेस आपको अपनाना है। रही बात तीसरी बात इसमें ये रही कि अपील भी आपका निपट गया है, लेकिन सालों तक आपके नंबर नहीं आ रहे हैं सेकंड अपील में जाने पर भी, और आपको उस सूचना से वंचित रहना पड़ रहा है, या सूचना में उस सूचना का असल प्रभाव कम हो जा रहा है। तो मैं इस बात को बोलूंगा कि जब पहली सूचना के बाद आपने प्रथम अपील ले ली है और प्रथम अपील के निराकरण पर भी आपका आवेदन निराकृत नहीं हुआ है, तो आप उसका विश्लेषण कीजिए, उस अपील को अच्छे से समझिए और अपील को समझकर ये कोशिश कीजिए कि आपने क्या गलती की है उस आवेदन में, जिस गलती का सहारा लेके प्रथम अपीलीय अधिकारी ने हमें सूचना देने में सहयोग नहीं किया, और उस गलती को सुधारते हुए तुरंत दूसरा आवेदन और लगाइए। हो सकता है कि आयोग में वो प्रकरण जाने और आने से पहले, निराकृत होने से पहले आप अपनी जानकारी तक पहुंच जाएं और सही समय पर पहुंच जाएं, क्योंकि हम विश्लेषण नहीं करते। कई हम धारणाएं ये बना ली है मन में कि भाई उसने देरी कर दी है, उसने समय पे सूचना नहीं दी है, अब तो ये निःशुल्क मिलना चाहिए। अगर ये निःशुल्क मिलना चाहिए मतलब हमारे लिए वो जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अगर वो जानकारी इंपॉर्टेंट थी तो मैं तो बोलता हूं कि प्रथम अपील, ये मेरा निजी तरीका है, मैं तो प्रथम अपील में भी जाता हूं तो इस बात को लिखने में कोई कोताही नहीं बरतता कि सर अगर वो जानकारी है, आपको लगता है उसने नहीं दी है, आप सशुल्क दे चाहे निःशुल्क दे, सबसे पहले मेरे को जानकारी तक पहुंच करा दें। मेरे को इस बात का कोई वो नहीं है कि आप उसमें शुल्क लेते हैं। अब रही बात, अगर वो शुल्क ले लिया है ऐसी किसी जानकारी के लिए जो आपको फ्री में मिलनी है, उसके लिए आप अलग से शिकायत लगा दें धारा 18 में आयोग में कि भाई उसने अकॉर्डिंग टू एक्ट हमको सूचना समय पर नहीं दी और उसके बावजूद हमसे पैसे लिए। लेकिन प्रथम अपील में आप इस बात को ना बांधे कि आपको जानकारी शुल्क या निःशुल्क किस व्यवस्था में मिले, क्योंकि ये आपकी जानकारी मांगने के इंपॉर्टेंस को कम कर दे रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंस, जैसे हमें सूचना का अधिकार बोलता है कि आपको अपने उद्देश्यों को, कारणों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए, खुल के बताना चाहिए और व्यापक तरीके से उसको प्रामाणिक तरीके से बताना चाहिए कि आपने वो जानकारी क्यों मांगी है। क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य उस जानकारी को मांगने का कारण जन कल्याण है, तो डेफिनेटली उनके पास बाध्यता बन जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें अपील में भी जाना पड़ता है तो हम अपील में कई बार लिख देते हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, इसमें ये गलत हुआ है, उसमें वो गलत किया है, उस दोषी को दोषी बनाना है, उसको सजा दिलानी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब चीजों का तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए। अगर आपका उद्देश्य जन कल्याण है तो स्पष्ट तौर पर जन कल्याण की बात आप जरूर लिखें। ये इजुल फिजुल या आलतू फालतू बात नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें जन कल्याण के विषय की बात लिख के दे रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ सर पीने का पानी नहीं मिल रहा है, हमारे गांव के लोग प्यासे हैं, और जबकि सरकार ने इस पे फंड बनाया हुआ है, हम तक पानी पहुंचना चाहिए, क्यों नहीं पहुंच पा रहा, तो इसका कारण पूछने का अधिकार भी सूचना का अधिकार 41D हमें देता है। हमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर कारण पूछने के भी अधिकार हैं, और हम लोग एक साइटेशन को पकड़ लेते हैं कि क्यों, कैसे, क्या। ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर गलत भी लिख दिया है, प्रश्नवाचक भी सवाल कर दिया है, तो भी सूचना अधिकारी को झक मार के आपका जवाब देना पड़ेगा, अगर आप वो सूचना वाकई जन कल्याण के लिए मांग रहे हैं। क्योंकि प्रारूप तो सरकार ने दिया नहीं है और आप आम आदमी हैं, आम भाषा में अगर अपनी बातों को रख रहे हैं तो आपसे गलती हो सकती है, और अगर गलती हो गई है तो प्रथम अपील में आप सुधार लें, लेकिन कोशिश करें कि प्रश्नवाचक चीजों से बचें। कारण को पूछने के लिए हमें क्यों, कब, कैसे लगाने की कई बार जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हम अपनी शब्द शैली से उस बातों को समझ सकते हैं। तो मेरा तो इसमें यही कहना है कि हम ऐसी बातों से किसी को ललकारे ना, किसी को गाली ना दे, क्योंकि अधिकारियों को अगर हम भ्रष्टाचारी बोलेंगे तो डेफिनेटली वो उनके लिए गाली है, और किसी को हम गाली देंगे तो वो भी हमें गाली देगा। हम जब उसके लिए बुरा बोलेंगे तो वो हमारे लिए बुरा बोलेगा। तो हमें इन बातों से बचना चाहिए। देखिए, हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं ईमानदारी से काम करके, हमारे सामने बहुत सारे प्रकटीकरण करने के लिए। उनकी हम बातों को बिल्कुल नहीं नकार सकते, लेकिन इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको इतना एग्रेसिव नहीं होना है, हमको अपनी सभ्यता को नहीं भूलना है, अपनी बातों को ठोस तरीके से जरूर रखना है। हमें किसी को ललकारना नहीं है, और जो ये हम सबसे खासकर किसी विभाग या किसी अधिकारी के पीछे पड़ जाते हैं बिल्कुल
हाथ पांव धोके, इस चीजों से तो बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि जो इस तरीके की हरकतें करते हैं हम, यही हमारी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। जो उस विभाग में बैठे हुए अच्छे लोग भी होंगे, क्योंकि एक बात आप मान लीजिए कि अगर ये सिस्टम आज भी चल रहा है तो सारे लोग बुरे नहीं हो सकते। कुछ लोग इस सिस्टम में अच्छे लोग भी बैठे हैं, भले मजबूर हो सकते हैं, विवश हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वो कमजोर और विवश लोग भी हमारे लिए बैक साइड से क्या अच्छा कर दें, वो मैं खुद अपने आंखों से देखा हूं कि कोई अपीलेंट ऑफिसर उस चीज को छुपा रहा था, लेकिन बाबू ने उसमें शब्दों में ऐसी छेड़छाड़ की कि अपीलेंट ऑफिसर ने भी उसमें साइन कर दिया और मुझे आवश्यक निर्णय मिल गया। तो जरूरी है कि आपको इस बात को कोशिश करें कि अपनी चीजों को लॉजिकली तरीके से रखें, प्रैक्टिकली इस तरीके से रखें कि सभी से जुड़ी हुई बातें लगे। निजी बातें हैं, कोई निजी जानकारी है, इसके लिए तो सूचना का अधिकार बना ही है, लेकिन जो लोग एक्टिविस्ट अपने आप को बोल रहे हैं, उनको इस बातों को भूलना चाहिए कि हम निजी नहीं है, हम किसी निजी जानकारी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमको सबके लिए काम करना है, तो हमारे आवेदन में वो बात झलकनी चाहिए। सर थैंक यू मैं ये सर। पूछना था, थैंक यू सर। एक बात ये पूछनी थी, मैंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को एक आरटीआई लगाई थी हिमाचल प्रदेश में बंदरों के मारने की अधिसूचना पर। जी सर। तो वहां पर उन्होंने न तो आरटीआई का जवाब दिया, उसके बाद मैंने अपीलीय अधिकारी को लिखा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में, उस पर भी उसने जवाब नहीं दिया। उसके अब 45 दिन पूर्ण हो चुके हैं, तो उसके लिए केंद्रीय सूचना आयोग को लिखना है अभी। तो ये लोग लिखते नहीं है, अब इसमें इन्होंने जवाब नहीं दिया है, और फिर बाद में अगर राज्य केंद्रीय सूचना आयोग को लिखेंगे तो ये केंद्रीय सूचना आयोग कहेगा इनको, तो ये बोलेंगे भाई नियमों के जो प्रश्नवाचक है या फलाना ढिकाड़ा। लेकिन इनको 30 दिन के अंदर ये जवाब देना चाहिए था कि भाई ये आपकी सूचना प्रश्नवाचक है या आपकी सूचना निजी है, आपकी सूचना जो भी है प्रॉब्लम है, वो 30 दिन के अंदर देना चाहिए। अगर राज्य सूचना आयोग कहेगा तो ये कहेंगे कि भाई ये है, या केंद्रीय सूचना आयोग कहेगा तब ये लोग कहेंगे कि भाई आपकी सूचना प्रश्नवाचक है या निजी जानकारी की है या सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है। तो इसको 30 सबसे दिन में पहली इनको बात जवाब आप जो बताना शायद चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपको जानकारी ही नहीं दी गई, कोई जवाब ही नहीं दिया गया, आप ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। तो कोई जवाब नहीं दिया तो आपको फर्स्ट अपील जाने से पहले ही आपको शिकायत भी सूचना आयोग में दे देनी चाहिए। सूचना आयोग में आपको धारा 18 के तहत आपको अधिकार बनता है कि अगर आपको कोई जानकारी नहीं दे रहा है कोई विभाग, तो आप उसके अधिकारी पीआईओ के विरुद्ध शिकायत कर सकें। और फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी भी अगर आपके प्रकरण की सुनवाई नहीं कर रहा है या निराकरण करके उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो उनके विरुद्ध भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे आपने जब फर्स्ट पीआईओ के लिए अगर आपने शिकायत कर दी है और उसकी एक कॉपी आपने विभाग में दे दी है, तो ऑटोमेटिकली जो है फर्स्ट अपीलेंट ऑफिसर आपकी बात को सुनता ही। मैं इस बात से थोड़ा सा बिना मामले समझे बोलना उचित नहीं समझूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई भी ऐसा विभाग नहीं होगा जो जानकारी ना दे, और नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली हमको उसके विरुद्ध शिकायत करनी चाहिए। वो अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा है, उसको अपनी ड्यूटी के ऊपर काम करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो अग्रवाल जी। हाँ गोस्वामी, मैं यहाँ आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि देखिए ये बात हो रही है पीआईओ की। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एसआईसी लखनऊ यूपी का। जब एसआईसी यूपी का पीआईओ से हम उम्मीद क्या करें कि उसको, वो तो एक रेस्पेक्टेड जगह है कि जहां से आरटीआई की शुरुआत होती है और एंड वहां पे होता है फाइनल डिसीजन। अगर एसआईसी से भी रिप्लाई नहीं मिलता तो बाकी किस तरह का जो वो कह रहे हैं, उनका जो कहने का जो तरीका शायद वो भिन्न था, लेकिन जो मेन मोटो था उनका मोटो ये था सर, और आपसे सुजेशन भी उनका ये था कि जैसे हम 6/1 में आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल की, 30 डेज का टाइम है, अगर उसमें कोई प्रश्नवाचक है या उसमें कोई कमी है तो ये पीआईओ का राइट है कि वो एप्लीकेशन बताए कि भी आपकी एप्लीकेशन का जवाब हम इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आपके यहाँ पे इस चीज में ये प्रॉब्लम है। 30 दिन उसके निकल गए। जी हेलो जी सर जी। वही सेम रिपीट होती है जब वो फर्स्ट अपील में जाता है, वो भी अपना 45 डेज का टाइम पास ऑन कर देते हैं। ये आपका अपने इस क्षेत्र में क्या है सर कि एक टाइम बाउंडेशन है नहीं। रीजन सबसे बड़ा जो जनरली क्या है, जहाँ पे करप्शन होगा
वहां का पीआईओ, मेरा अपना ऐसा मानना है कि वहां का पीआईओ आपकी एप्लीकेशन पे कोशिश करेगा कि आप फर्स्ट अपील तक जाएं। फर्स्ट अपील वाला कोशिश ये देखता है कि वो सेकंड तक जाए। ये प्रैक्टिकल है, आप ज्यादा से ज्यादा देख लीजिए, जहां पे करप्शन होगा ठीक बात है। आप चेक में आईटी डालेंगे पीआईओ, क्योंकि जहां आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं यानी रिलेटेड तो उसी डिपार्टमेंट से है और उनको भी पता है कि वहां पे करप्शन है। तो उसके बाद में एसआईसी में क्या है कि सर एक टाइम बाउंडेशन, अगर जैसे अभी कुछ स्टेट्स में हुआ है 45 डेज, जैसे अभी शैलेश सर ने इन्होंने कराया कि कोर्ट में कुछ डिसीजंस लेके अभी 45 डेज में सेकंड अपील पे 90 डेज तक वो निपटारा हो जाना चाहिए। तो उस जगह पे जहाँ पे करप्शन है ना सर, वो तो पीआईओ और एफएफए वो दोनों को पता होता है, लेकिन वो एप्लीकेंट को इतना मतलब वो चेक करने की भी सामने वाला कहां तक आगे बढ़ेगा, वो सेकंड अपील से पहले कोई जवाब देते ही नहीं है। जी, ये मैं समझता हूं कि कानून में जो कमजोरियां हैं या जिस तरीके से हमारे देश में एक व्यवस्था बनी हुई है, तो उसका लोग हर आदमी जो है पूरा उपयोग कर रहा है। उसे मालूम है कि भाई, उसे मालूम है कि फर्स्ट अपील की वो है, वहां पे उसको कुछ होना नहीं है, तो फर्स्ट अपील तक तो 100% मैं बोलता हूँ कि लोग पहुंचाने में कोशिश करते हैं पीआईओ जानकारी को। इसमें कोई दो राय नहीं है ना? इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है उनको वो 25,000 के जुर्माने या किसी चीज का कोई डर नहीं है। उनको मालूम है कि उनके ऊपर में जो संरक्षण देने वाले लोग हैं वो बैठे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए और करने के लिए, क्योंकि इसमें पूरा चैनल व्याप्त है सिस्टम में। अगर एक आदमी की भी कड़ी खुलती है तो बाकी लाइन से उसमें फंसते चले जाते हैं। तो डेफिनेटली एक मिनट में आपके माफी चाहूंगा, इसमें रीजन क्या है कि अगर हमारे एसआईसी कमिश्नर उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन का अगर सिस्टम शुरू कर ले इन प्लेस ऑफ पेनल्टी, अनाउंस विद पेनल्टी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने 10 लाख 20 लाख 30 लाख, मैं आपकी बात को पूरा करूंगा सर। मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। मैं इसमें आपको वही बताना चाह रहा हूँ। क्या है कि मैं सर आइडियोलॉजी मेरे पास नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं खुद नया हूँ, नौसिखिया हूँ, मैं बहुत समय से काम नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद सीखने के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। किस्मत से आज गेस्ट जो है किसी ना किसी, हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो किसी ना किसी काम पर व्यस्त थे, तो और आज हमारा इंटरनेशनल डे था, तो इसलिए हमने मतलब इस पे प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इस बात को संभाल लिया है। लेकिन हमारे वरिष्ठ साथी साथ में जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल आपको सहयोग करेंगे। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ यहाँ पर। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हर आदमी कानून के साथ खेलता है, वो उसके हर एंड ऑफ द टाइम तक के लिए उसका जो बेनिफिट है वो उसमें निकालना चाहेगा। वो निकालना चाह रहा है तो इसका मतलब आपको भी, जैसे वो हमारे मिश्रा जी बोलते हैं ना, तू तात तात तो मैं पात पात, मतलब मैं उससे, हमको बेटर बनना है, मतलब हमको उससे अपडेट होना है। अगर वो किसी चीज को उपयोग कर रहे हैं तो हमको भी कानून मालूम होना चाहिए कि हम उसका विरोध कैसे कर सकें या उसको उस मुकाम तक कैसे लेके जाएं कि उसको बाद में एहसास हो जाए कि उसने गलत किया है हमें सूचना ना देकर। तो हमें भी समझदार बनने की जरूरत है। वो अपनी समझदारी दिखाएंगे, उनके पास जो राइट्स कानून में मिले हुए हैं, हमें वो समझदारी दिखानी है जो राइट्स हमें कानून पर मिले हुए हैं। हम दोनों कानून को आपस में नहीं रोक सकते, क्योंकि किसी भी तरीके से हम किसी के भी राइट्स को और अधिकारों को नहीं रोक सकते। वो उसका अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। जो हमारा अधिकार है हम उसको बोलेंगे। जिस दिन हम अपने अधिकार को उससे बेहतर दिखा देंगे उस दिन हमें हमारी जानकारी मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब धारा 19 और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 और 21 पर जब डिस्कशन का इशू आता है तो वो उस पे एक चीज को एनालिसिस करती है कि क्या चीज देना है और क्या नहीं, क्योंकि वहां पे दो अधिकार टकरा रहे हैं। जब दो अधिकार टकराते हैं तो कोई एक अधिकार ही हो सकता है, आपको मिल सकती है। तो जो एक अधिकार आपको लागू होगी वो वही होगी जिसमें ज्यादा लोकहित होगा या किसी को स्पष्ट तौर पर जो दिखाई देने वाला हो उसको लाभ मिलता होगा। तो डेफिनेटली ऐसा मेरा निजी मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन दो अधिकार किसी के भी वंचित नहीं किए जा सकते, इसीलिए उनको सुनवाई का अवसर भी मिलता है। सुनवाई में हमारे को अगर हम देखें तो एक्ट में जहां पे 21 सूचना अधिकार की धारा 21 इस बात को बोलती है कि अगर कोई भी अधिकारी सद्भाव पूर्वक कार्य कर रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो कि सभी एक्ट में अमूमन होता ही है। तो इस बात से ये बात प्रूव होती है कि हम उसकी काम को असद्भाव पूर्व कभी साबित नहीं कर पाएंगे और कभी भी
उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप ये साबित करना, सबसे बड़ा भार हमारे ऊपर है कि वो कार्रवाई असद्भाव पूर्वक थी। असद्भाव पूर्वक जिस दिन आप साबित कर देंगे तो उस दिन तो आप उसके ऊपर दंड की भी बात कर सकते हैं, अनुशासनिक कार्रवाई की भी बात कर सकते हैं, और इसी कारण हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में किसी भी तरीके के दंड नहीं लग रहे हैं, अनुशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है, ठीक है, वो बहुत कम है, और वो कम इसलिए है क्योंकि हम भी गलती करके जाते हैं। आयोग में हम जाते हैं, जब वो सुनवाई करता है आयोग, तो आयोग हमारे ही आवेदन पर हमारे को हमारी गलतियां भी दिखाता है। हम आयोग जाने में बिल्कुल नहीं कतरा रहे हैं, हम आयोग जा जाके भीड़ बढ़ा रहे हैं, जबकि हम कोशिश पहले दायरे में हम थोड़ा सा, जहां पे हम 2 साल देने वाले हैं, 2 महीना और दे दीजिए, एक बार फिर से आवेदन लगा दीजिए, फर्स्ट अपील की जो आपकी गलतियां आई हैं उसको समझकर वापस आप सुधार दीजिए, सुधार के आयोग जाइए। उसके बाद भी अगर वो जानकारी नहीं देगा तो आपके पास 2 प्रकरण होंगे जहां पर आप साबित कर पाएंगे कि ये आदतन आपके साथ जानकारी नहीं देना इसने सुनिश्चित कर रखा है, तो डेफिनेटली आप उस पर कार्रवाई पे कोई डिसीजन भी ला पाएंगे। मैं फिर से कहूंगा कि आवेदन को कंटिन्यूटी में रखें फर्स्ट अपील के बाद, ये बात आपको बहुत फायदा देगी आयोग में। दूसरा, आप इस बात को प्रूफ कर पाएंगे कि वो जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जब जानकारी महत्वपूर्ण थी और आपको नहीं मिली तो आप क्षतिपूर्ति की मांग कर पाएंगे, और क्षतिपूर्ति की मांग के तो हालांकि मैं फेवर में नहीं रहता हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी को सबक सिखाना है और कोई अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा है अधिकारी, तो वाकई वो क्षतिपूर्ति के लिए हमें जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एक्चुअली बहुत ज्यादा संतुष्टि प्रद जवाब शायद मेरे से ना मिल पाए, क्योंकि मैं तो खुद सीखने आता हूँ इस ग्रुप में। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया। मिश्रा जी आज कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ अपना बताइए, अगर मेरी आवाज आ रही है। अच्छा है, नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स लोगों से पूछेंगे तो अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं तो एक नासमझ आपका साथी हूँ। नहीं यहाँ सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज कोई भी चीज अपनी साझा कर रहे हैं, हमारे साथ में जो भी सदस्य भाई लोग जो जुड़े हुए हैं, वो अपने अनुभव और अपनी तकलीफें उठा के उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जो वो सक्सेस हुए हैं और जनहित के लिए किए हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि छोटे या बड़ा, हर आदमी एक अपने समान है और वो कुछ सीखने के लिए आया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सभी लोगों को, हो सकता है कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है तो मैं भी किसी छोटे से लेके वो चीज सीखूं, इसलिए हर व्यक्ति सीखने के लिए आज हम लोग सब जुड़े हुए हैं और जागरूकता के लिए जुड़े हैं। तो मैं तो कहूंगा कि जो भी हो अपने मन में किसी प्रकार का वो नहीं रखे और अपनी बात को शेयर करें अगर समय मिला है तो। देवेंद्र जी मैं चाहूंगा थोड़ा समय का अभाव था जी, कोई बात नहीं पारिक जी, कोई बात नहीं। सर तो बात और रखिएगा सर गोयल जी, अशोक गोयल जी, मैं निवेदन करूं हमारे सर, गुलेरिया साहब, आप जो है सर मंच को संभाले आगे। आज हमारा इंटरनेशनल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डे है। आज गोयल जी पूरा मंच संभाले। मैं निवेदन करूं सर, सभी को मेरा सादर नमन। एक बार गोयल सर, मेरा क्वेश्चन है सर कि जिस तरीके से कल एक विशेष प्रकार का हमको आरटीआई आवेदन की जानकारी दी गई कि हम त्रुटियों से बचें, इसी प्रकार से अगर कोई प्रारूप हो फर्स्ट अपील का तो उसको साझा कर दिया जाए, शायद कुछ और सीखने को मिले। धन्यवाद सर। जानकारी बोल रहा हूँ मैं सर। जी, ऐसा है सर, देखिए किसी भी चीज का कोई प्रारूप नहीं है, हमारे पूरे सिस्टम में कहीं कोई प्रारूप की व्यवस्था नहीं है कि इसी प्रारूप पे ही आपको काम करना है। आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आप कभी भी आवेदन लिख रहे हैं चाहे अपील बना रहे हैं, इसमें कुछ बारीकियों की जरूरत होती है जो आपको ध्यान रखना है। वो जो बारीकियां हैं आपको मिश्रा जी ने भी बताई है, नीरज जी ने भी बताई है। जी, अगर आप कहें तो सर मैं जवाब दूंगा। तो अगर हम देखें तो कुछ बारीकियों की जरूरत है। सबसे पहली जो बारीकी जो मेरे समझ में होती है कि आप जो चाहते हैं, जो जानकारी आपको चाहिए, वो स्पष्ट होना जरूरी है और कम से कम शब्दों में होना जरूरी है। कम से कम शब्दों में जब तक आप अपनी चाही हुई जानकारी को सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाएंगे अधिकारियों तक, जब तक जो है आपको आवेदन पर जानकारी मिलना संभव नहीं हो सकता।
दूसरा, आप जो जानकारी मांग रहे हैं उस बात को एज ए लॉ ग्राउंड पे आप समझ लीजिए कि जो हमारे एक्ट्स में लिखा है कि सूचना क्या है और रिकॉर्ड क्या है, और उस इंफॉर्मेशन के लिए हमको क्या राइट्स मिले हुए हैं जिसको सूचना का अधिकार बोलते हैं। हम इन 3 बातों को हमेशा ध्यान पर रखकर अपना आवेदन करें, क्योंकि ये 3 बातें ही हैं जो हमको उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक या अभिलेख तक पहुंचाएंगी। तो हमें अपने आवेदन में सबसे पहला, हमें जो जानकारी चाहिए वो सुस्पष्ट और सबसे कम शब्दों में जितने आप रख सके वो हो। दूसरा, वो सूचना, रिकॉर्ड्स और सूचना के अधिकार की 3 बिंदुओं से संबंधित हो जो जानकारी आप चाह रहे हैं। तीसरा, अगर आपको लगता है कि वो जानकारी किसी व्यापक लोक उद्देश्य से है, तो छोटी सी लाइन पे उसका उद्देश्य को, महत्ता को स्पष्ट कर दे, जिससे बहुत व्यापक तौर पर लोगों को लाभ होता हो, ताकि वो किसी भी तरीके से सेक्शन 8 के किसी भी बिंदु पर या 11 के किसी भी बिंदु पर जाता भी हो तो वो पहले से हमारा आवेदन में वो ब्रीफ हो। हमको पहले से किसी चीज को कटाक्ष नहीं करना है, लेकिन अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक्ट में उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये 3 बातें हमारी क्लियर होंगी तो डेफिनेटली हम आवेदन सही तरीके से लिख पाएंगे। अब बात आती है अपील की, क्योंकि जब तक आवेदन सही नहीं होगा, आप प्रथम अपील कभी भी आपकी सही नहीं हो सकती। तो आवेदन आप सही कर ले, उसके बाद आपको जो जवाब मिल रहा है, अगर वो जवाब संतुष्टिप्रद नहीं है, तो आप सबसे पहली बात इस बात का विश्लेषण करें कि जिसने हमें जवाब दिया है, पीआईओ ने या एपीआईओ ने, वो जवाब किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया है, वो किस एक्ट के किस ग्राउंड या रूल्स को अकॉर्डिंग करते हुए हमें रिजेक्ट किया है। अगर उसने कोई रूल्स वहां पे स्पष्ट नहीं की है, तो हमको सबसे पहले इस बात को क्वेश्चन करने की जरूरत है कि मेरा आवेदन किस रूल्स के अनुसार ये जानकारी से वंचित रखा गया है, स्पष्ट नहीं है। अगर कोई मैं अगर रहूंगा, अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई डिसीजन दे दिया, तो मैं उस डिसीजन को सबसे पहले खोल के हमें पढ़ना है और ये देखना है कि वो हमारे केस के साथ कितना रिलेवेंट है। अगर वो हमारे केस के साथ रिलेवेंट है तो हमें खुद समझ के उस हिसाब से जवाब देना चाहिए। अगर रिलेवेंट नहीं है तो हमको वहां पे सुस्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारे द्वारा चाही गई जो तथ्य है, उसके कारण है, जो उसका आधार है, वो अलग है उस साइटेशन से। तो उस साइटेशंस को ना पढ़ा जाए, क्योंकि आपको दोनों तरीके के साइटेशन हर एक्ट में मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, फेवर में भी मिलेंगे, अगेंस्ट भी मिलेंगे। तो आप तो अपने फेवर की चीजें रखेंगे, लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा कि प्राथमिकता एक्ट को दे, क्योंकि जो एक्ट में लिखा है वो कानून है, और जो ऑर्डर्स में हम लोगों को मिल रहा है, मेरी समझ के अनुसार वो व्याख्या है, जरूर कानून के तरह है। जो हमें संविधान में 141 में मेंशन है कि वो कानून बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, वो बिल्कुल कानून है, लेकिन हम पहली प्राथमिकता एक्ट में क्या लिखा है उसको दें, क्योंकि हम एक्ट में लिखे हुए उसको देंगे तो डेफिनेटली उसको भी हमारे जवाब एक्ट पे देना पड़ेगा। इस बात को निवेदन कर दें, बड़े प्रेम से निवेदन करें कि भाई आपको जो भी आदेश इस अपील प्रकरण में, मेरे उसमें अपील आवेदन पर देना है, वो स्पीकिंग ऑर्डर हो, वो तथ्यों के आधारों पर आप उसका निराकरण करें। आप उसमें बताएं कि अगर आप मुझे वो जानकारी नहीं उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो किन कारणों से, किन आधारों से, किन रूल्स के कारण से नहीं उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। अगर ये बातें स्पष्ट होंगी तो सेकेंड अपील, क्योंकि सेकेंड अपील में हम इस बात को ध्यान रखें कि सेकेंड अपील में जब हम जाते हैं तो सेकेंड अपील हमारे आवेदन पर नहीं चल रही होती है, फर्स्ट अपील भी उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो पहले अपील में जो चीजें निराकृत नहीं हुई होती हैं वो सेकेंड अपील का हिस्सा बनती हैं। इसलिए सबसे पहले आवेदन का सही होना जरूरी है। दूसरा, फर्स्ट अपील में आप अपनी बातों को कम शब्दों में भी लिख सकते हैं और उसको कई हेल्पिंग वर्ड्स और साइटेशंस वगैरह का उपयोग कर भी आप कर सकते हैं, लंबा बनाकर भी। पर मैं बोलूंगा जितना छोटा अपील और आवेदन बनाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो आयोग में बैठे हुए लोग हैं वो आपके आवेदन को पूरा नहीं पढ़ने वाले। कई बार मैंने ऐसा देखा है, मैं ये नहीं बोलता हर आदमी वैसे हैं, कई हमारे पास ऐसे उदाहरण है, राहुल सिंह जैसे, जो हमारे फेवर पे डिसीजंस दे रहे हैं। कई आयोग में कई अच्छे लोग बैठे हैं जो देखते हैं कि वो आवेदन की जानकारी कैसी है और मांगने वाला भी कैसा है, उसको देखकर निर्णय देते हैं। तो अपनी छवि अच्छी रखें, आपको जरूर जवाब मिलेगा। जी सर। अशोक गोयल जी कुछ कहना चाहते हैं, आप थोड़ा सा उनका भी मार्गदर्शन ले लें। सॉरी सर, एक्चुअली क्या स्क्रीन में था तो देख नहीं पाया, होस्ट और दोनों काम नहीं हो पाता, घोस्ट बन जाता है आदमी, होस्ट भी।
गोयल जी प्लीज सर। निवेदन करूं? जी सर प्लीज सर। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है रात रात में कुछ हुआ है। ये जो हमारे देवेंद्र गोयल जी हैं, पाला पलट के दूसरी टीम में जा घुसे और आपकी गलतियां अशोक गोयल और महेंद्र गुप्ता की बता रहे हैं कि भाई तूने आवेदन ठीक से नहीं लिखा, तूने अपील ठीक से नहीं लिखी, तूने होमवर्क नहीं करा, तूने फलानी धारा गलत बता दी। ये बात बड़ी अनुचित है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मैं तो निपट अनाड़ी आदमी हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती। मुझे तो एक बात समझ में आती है कि मेरे मोहल्ले में जो गार्डन बना हुआ था उसके अंदर पिछले 5-7 साल से किसी पेड़ पौधे की कोई मरम्मत नहीं हुई। मैं उसको मरम्मत ही बोल रहा हूँ, यानी उसकी कटाई नहीं हुई, उसमें कोई धोतियां नहीं लगाई गई, कुछ नहीं लगाया गया। और जब वहां पर आरटीआई से जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है कि पिछले साल 25,000 रुपए खर्च किए गए पौधों के ऊपर धोती लगाने के लिए, 1 लाख रुपए खर्च किए गए फव्वारा लगाने के लिए, 10 लाख रुपए खर्च किए गए वहां पर वाटर पंप हाउस बनाने के लिए और बेंच लगाने के लिए। देखिए, मेरी बात सुने, आप ये जो बात कह रहे हैं कि मैं इस तरीके से अपनी अपील बनाऊं, इस तरीके से एप्लीकेशन बनाऊं, जो अपील जाती है उस व्यक्ति के पास जाती है जो उसका सीनियर होता है, और जो पीआईओ जवाब देता है वो फर्स्ट अपीलीय अधिकारी से मिल बांट के समझ के पूरा जवाब देता है। तो इस बात को जाने दीजिए आप कि अगर मेरी प्रथम अपील बढ़िया बनी होगी तो मुझे जवाब मिल जाएगा। अब इससे अगली बात सुनिए, सेकंड अपील की बात सुनिए। मान लीजिए मैंने कोई जानकारी मांगी कि फलानी गली में जो निर्माण कार्य हो रहा है उसका टेंडर डॉक्यूमेंट की मेरे को कॉपी चाहिए, और उसमें कितना क्या सामग्री इस्तेमाल हुई, कितना खर्चा आया, क्या क्या कार्य होने थे, उस जगह का नक्शा और सारी चीजें मैं मांग रहा हूँ। और 2 साल बाद ये मेरे को बारी आती है सेकंड अपील में, क्योंकि फर्स्ट अपील में कुछ नहीं मिला, जानकारी मेरे को आधी अधूरी मिली, इनकम्प्लीट मेरे को डिटेल्स मिली, फलाने सेक्शन के तहत ये नहीं दे सकते, फलाने सेक्शन के तहत ये नहीं दे सकते। और 2 साल की बाद मेरे को सेकंड अपील में बारी आई। सेकंड अपील में जो महोदय बैठे हुए हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं वो कितने विद्वान हैं। उनका सबसे पहला काम ये है कि गोयल साहब आपको जानकारी मिली ना, ये पॉइंट मिल गए आपको, तो ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत है आप बताएं। अब आप जैसे ही उनको बताना शुरू करते हैं इसमें ये कमी है, वो कमी है, सुप्रीम कोर्ट की ये साइटेशन है, हाई कोर्ट की ये साइटेशन है, वो कहते हैं सुन लिया आपकी बात कि हम देखेंगे। और जिस जानकारी के लिए आप 2 साल से तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, और जनहित की जानकारी है, भले ही आप सेकंड अपील में लिख दें जनहित की जानकारी है, जो वाटर लाइन उसने डाली थी वो पानी लीक करने लग गया, सड़क पे फैल गया, कुछ भी हो गया, वो कोई नहीं देख रहा वहां पर। वहां रजिस्ट्री में जब आपकी सेकंड अपील की बारी आएगी, अगर 2 साल में आ रही है, 3 साल में आ रही है, तो तभी उसको उसी आधार पे सिस्टम से लिया जाएगा। वो लाइफ एंड लिबर्टी नहीं मानते उसको 48 घंटे के अंदर इसको जानकारी देनी है। कह पाइपलाइन फट गई, कौन सी मुसीबत आ रही है, सारे देश में जगह जगह पाइपलाइन फट रही है, बांध 15 दिन में बह गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ठीक करा देंगे। तो सर एक बात समझिए पूरी शांति के साथ कि ये जो सारे लोग बैठे हैं ये बेईमान बैठे हैं, और बेईमान को बेईमान कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आप ये मत कहें कि हम आक्रमणकारी ना हो। देखिए, हम आक्रमणकारी नहीं होंगे तो प्रथम अपील पे बुला के आपको पीट दिया जाएगा, आपकी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, माइक पे बोल रहा हूँ, और इसकी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये सच्चाई है। मैं खत्म कर रहा हूँ। बोल रहे हैं सर, आप ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में बात, मैं 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। जी 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 सर। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि जो भी रेगुलर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, उसकी शक्ल का खौफ इनके अंदर होना चाहिए। उनको समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो महेंद्र गुप्ता जी हैं, ये जो अशोक गोयल जी हैं, ये जो देवेंद्र गोयल जी हैं, ये पारिक साहब हैं, इनके अगर मैंने उंगली भी लगा दी तो ये मेरी उंगली नहीं तोड़ देगा, मेरा सारा शरीर तोड़ देगा। तो ये खौफ पैदा करना इनमें बहुत जरूरी है। जितने भी आप सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ, चाहे किसी भी विभाग के आप आरटीआई लगा रहे हैं, तो उनको ये समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति सारी धाराओं की जानकारी भी रखता है, सीपीसी की जानकारी भी रखता है, पेनल कोड की जानकारी रखता है, और इससे भिड़ना
बहुत खतरनाक है। और सबसे पहला काम है मैं अपनी नौकरी बचाऊं। मैं सारे पीआईओस को और जो भी मेरे से सरकारी कर्मचारी भिड़ता है मैं उसको यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ तू झमेले में मत फंस, तेरे को खाने के बहुत जगह मिलेंगी और तभी ये खाने की जगह तेरी चलती रहेंगी जब तेरी नौकरी बचेगी। तेरी नौकरी एक बार चली गई तो तेरा विभाग तेरे को नहीं बचाएगा, क्योंकि उसके लिए दुधारू गाय दूसरी आ जाएगी। आज तू जेई है, तू सस्पेंड हो गया, तू नौकरी से चला गया, दूसरा जेई आ जाएगा। तो सबसे पहले तू अपनी जान बचा, और तेरी जान जब भी बचेगी जब तू नियम अनुसार काम करेगा। 15 गलियां हैं, 15 फोड़ डाल तू, उसमें जो करना है बदमाशी कर, लेकिन ये जो अशोक गोयल वाली गली है इसमें बदमाशी छोड़ दे, यहाँ पर तेरी बदमाशी नहीं चलेगी। ये खौफ जब तक आप नहीं पैदा करेंगे, आप भ्रष्टाचारी को खुलेआम भ्रष्टाचारी बोलिए। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि तू बेईमान है, तूने बेईमानी करी है, और अगर तेरे को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे पे मुकदमा कर, मेरे पे डिफेमेशन का मुकदमा कर। मैं तेरे को देखता हूँ कोर्ट में, जब कोर्ट में वो आदमी जाएगा तो सारे तथ्य सामने जाएंगे और उसकी सारी खुदाई हो जाएगी इसी चीज की, कहाँ कहाँ उसने घोटाले कर रखे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। काफी साल पहले किसी हमारे मित्र ने किसी स्कूल में बच्ची की एप्लीकेशन दी, पूरी फीस उन्होंने ले ली साल भर की, उसके बाद दूसरे स्कूल में कर दिया तो पिछले स्कूल वाले कहते हैं आपके पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा उनको चिट्ठी भेज, 15 दिन के अंदर मेरे 70,000 रुपए लौटाओ, नहीं तो मैं आपका मामला कंज्यूमर कोर्ट में ले जा रहा हूँ। वहां से प्रिंसिपल का फोन आया, चौधरी साहब बैठ के बात कर लेते हैं। उसका मेरे पास फोन आया, मैंने कहा उसको क्या कुछ बात नहीं करनी है, पैसे लौटा रहे तो लौटाओ, नहीं तो कंज्यूमर कोर्ट में जा रहा हूँ और कंज्यूमर कोर्ट में ये निवेदन करूंगा जितने लोगों को इन्होंने पैसे खा रखे हैं वो सबके पैसे लौटाए जाए। 3 दिन में उसके नाम का चेक आ गया। तो बहुत सारी चीजें धौंसपट्टी से भी निपट जाएंगी। और जब तक हम हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग खौफ नहीं फैलाएंगे तो जो बेचारा असहाय किसान है, असहाय गरीब आदमी है, जब ऐसे राहुल सिंह जी का मैं उसमें सुन रहा था, उन्होंने बताया कि एक किसान बैठा हुआ है, वो तो बेचारा खड़ा हुआ है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, डीसी और सारे लोग 25 अफसर दफ्तर में शान से बैठे हुए हैं और उन्होंने उसकी बैठने की व्यवस्था कराई। तो आरटीई एप्लीकेंट को जब तक हम लोग मजबूत नहीं बनाएंगे, हम लोग तो समर्थ हैं, हम लोग अपनी जेब से पैसा खर्च कर सकते हैं, सारी बात कर सकते हैं। एक चीज तो और मैं आपको बोलता हूँ, आप जो बात कह रहे हैं कि उसको पेनल्टी की बात मत करो, और आप ये बात मत करो कि 30 दिन के बाद भी मेरे को सूचना दे दे, भले ही पैसे ले ले। अरे क्यों ले ले पैसे? किसी ने रोका था तेरे को? तू 30 दिन में सिर्फ मेरे को इतना लिख के भेज देता कि 18,000 रुपए जमा कराने हैं, 9,000 पन्ने की जानकारी है। और इसमें एक चीज आपकी जानकारी के लिए और जोड़ दूं, जब वो 18,000 रुपए मांगेगा तो उसको पॉइंट वाइज पॉइंट, हर पॉइंट के अलग अलग पैसे बताने हैं। वो ये नहीं कह सकता कि आपके 17 पॉइंट थे, 17 पॉइंट की टोटल जानकारी 18,000 रुपए की है। पॉइंट वाइज पॉइंट वो पैसे बताएगा, ताकि मैं तय करूंगा कि मेरे को पॉइंट नंबर 17 की जानकारी चाहिए या 13 की चाहिए या 12 की चाहिए। सेक्शन 7 में इसको पढ़ लीजिए, बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसको पॉइंट वाइज पॉइंट बतानी है। अगर वो सिर्फ ये लिख के भेज देता आपको 18,000 रुपए जमा कराने हैं, तो उसके बाद मेरी उनको ये चिट्ठी रहती है क्योंकि आपने पॉइंट वाइज पॉइंट नहीं बताया, इसलिए ये सारी जानकारी आपको निःशुल्क देनी। मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा गोयल जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। देखिए सर, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ। सिर्फ थोड़े से उसमें विचारों पे थोड़ा सा अंतर सिर्फ आता है इस कारण से, क्योंकि मैं डरता हूँ अपने परिवार की खुशियों पे तकलीफ ना आए। मैं डरता हूँ क्योंकि मैं गुंडई नहीं कर सकता, विधि गुंडई की मेरे को जानकारी नहीं है। हमारे जिस तरीके से मिश्रा जी हैं, आप हैं, आप लोग बोल सकते हैं, खुला बोल सकते हैं कि आप विधिक गुंडई करते हैं। विधिक गुंडई जेन्युइन कानून के तहत आप कर रहे हैं, किसी से हाथापाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग विधिक बदमाशी भी कर सकते हैं, आप इस बात को बोलते भी हैं, तो इस बात को आप लोग करने में सक्षम है। लेकिन हर आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता, वो डरता है। मैं डरता हूं सर, मैं डरता हूं चीजों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने देश से प्यार नहीं करता या मुझे अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार है या मेरे को कोई बहुत ज्यादा लालच है इस दुनिया में कि मेरे को उस लालच में कुछ पाना है। मैं जो है सिर्फ उस सिस्टम पर काम करके अपनी चीजों को पाना चाहता हूं जो प्रचलन में है। मैं उस रास्ते को, विकल्प को खोजता हूं जहां पर बिना किसी गुंडई, दादागिरी या बिना एन क्रेन प्रकरण लफड़ों से बचकर भी हम अपने न्याय को पा सके। क्यों? क्योंकि मुझे न्याय देने के लिए जब मैं किसी के पास न्याय मांगने के लिए जाऊंगा या किसी से सहायता मांगने जाऊंगा तो हर आदमी व्यस्त है। वही सभी सदस्य हमें गायब हो जाते हैं जिनकी हमें समय पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो हमारे लिए सहयोग के लिए नहीं मिलते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे जो एक उद्देश्य था, जब मिश्रा जी ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बात बोली, उन्होंने ये बात बोली थी कि हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। मैंने उसमें बस एक एडिशन किया था कि इसको हम लोगों को सिखाएंगे। लोगों को सिखाने के पीछे मैं लोगों के हितों की नहीं सोच रहा था,
मैं अपनी सोच रहा था कि मैं कुछ सीख लूंगा इसी बहाने, थोड़ा सा मैं कानून को जानूंगा तो मुझे किसी के पास जाने की, गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। समय पर अगर कोई मेरे सहयोग के लिए खड़ा ना हो तो मैं उस चीजों को उपयोग में ले सकूं, क्योंकि कानून को जानूंगा तभी मैं अपनी बातों को सही तरीके से रख पाऊंगा। तो सर, ना मैंने पाला बदला है, ना ही मेरी सोच में कोई अंतर है। जो देवेंद्र अग्रवाल कल तक थे, आज भी वही है और फ्यूचर में भी वही रहेंगे। हो सकता है कि आप लोगों के साथ रह के आप जैसे कुछ और अपनी गुणों को सुधार कर पाएंगे। पर एक बात को मैं फिर से बोलता हूँ, आप बल्कि बदल गए हैं, क्योंकि आप बोलते आए हैं आज तक, क्योंकि मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ गोयल जी, कि सभ्यता और शैली हमारी सबसे बड़ी कुंजी है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है सभ्यता और शैली। और अगर हम किसी काम को करने के लिए गुस्से की जगह प्रेम का भी रास्ता अपना ले तो कोई बुराई नहीं है। और मेरी तकनीक में बस एक ही तकनीक है, सत श्री अकाल जी। आज बहुत अच्छी तो अपना जूम पे आज अच्छा काम चल रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों को आज नहीं है तो एक दूसरे के विचार मिल रहे हैं, और विचारों पे आदान प्रदान होना भी बहुत जरूरी है। अशोक गोयल जी की बात भी बहुत 100% सही है। देवेंद्र सर जी की भी जो बात कहने का तरीका है, हर आदमी अपने अपने विचारों पे जैसे भी कर सकता है करना चाहिए हमें। हम अगर कहें कि हर आदमी गोयल जी बन जाए, वो संभव नहीं है। हर आदमी देवेंद्र सर बन जाए, वो सही नहीं है। अपने अपने जो जिस हिसाब से जो आदमी करता है वैसा कर लेना चाहिए। जहाँ पे जैसी परिस्थिति बने वैसा उसमें अड़ जाना चाहिए। परिस्थिति अनुसार सब कार्य करना चाहिए उन्होंने। जी सर, मैं इसमें भी जोड़ना चाहूंगा कि सर सठे साठ्यम समाचरित, सठे साठ्यम समाचरित कि मतलब जो जैसा प्राधिकारी हो उसी के साथ वैसे ही हमको व्यवहार करना चाहिए। अगर मान लो वो बदतमीजी कर रहा है तो बदतमीजी करना पड़ेगा, अगर नहीं तो वो डिफीट कर देगा सर। और फिर हम अगर कुट गए या पिट गए या जी सर, शुक्ला जी मिश्रा जी बोल। सर मैं भी कुछ बोलूं? अरे सर जी बिल्कुल सर, आप हमारे वरिष्ठ हैं। सबसे पहले तो आप अभी तक दिखे नहीं थे, इसके लिए हम गुस्सा भी दिखाएंगे आपको, और आपको सबसे पहले शुभकामनाएं भी देंगे। आपका अधिकार है, और इसमें जो लोग भी हैं सबका अधिकार है कि अपना गुस्सा पहले दिखावें। आज आप लोगों के माध्यम से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो भी सूचना अधिकार हमें मिला है, हम लोग उसको फिर से पढ़ें और ये देखें कि हमें कौन कौन सा अधिकार मिला है, क्या मिला है, और उसको हम जानें। सूचना अधिकार जो है वो एक चीज को और आप लोगों के सामने लाता है, कम्युनिटी एडवोकेट का कॉन्सेप्ट लाता है। आप कम्युनिटी एडवोकेट के रूप में काम करते हैं। शायद हमारे देश का ये पहला एक्ट है जिसमें ये कहा गया था कि अगर आपको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो आप अपनी बात कह के लोक सूचना अधिकारी से आवेदन लिखवा सकते हैं। कल रात को जो आपसे बात हुई थी तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी, और मैंने स्वीडन से शुरू किया है। एक्ट जो है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, उसको सबसे पहले स्वीडन ने लाया था अपने यहाँ, और वो सूचना अधिकार का प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन चाहे जिस देश में भी लागू हुआ हो, जो एक्ट हम लोगों को मिला है वो एक्ट कहीं नहीं है। आज हम लोग एक्ट के बारे में बात करते हैं और कहते हैं हम लोग कम्युनिटी एडवोकेट के रूप में काम करते हैं। हम लोग हिडन जो हम लोग का होता है कि हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, छिपी हुई पत्रकारिता करते हैं, हम लोग पत्रकारिता भी करते हैं, लेकिन निष्कर्ष हम लोग के हाथ में नहीं है। हम लोग के अंदर में वो पेशेंस नहीं है कि अब आगे क्या करें। अगर अभी हमने आवेदन लगाया देवेंद्र अग्रवाल जी पे, देवेंद्र अग्रवाल जी ने कह दिया कि नहीं मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, तो हम लोग तुरंत उनको चोर कह देते हैं, हम उनको तुरंत कह देते हैं कि वो मामला को छुपा रहे हैं, हम लोग तुरंत उनको कह देते हैं कि वो बायस्ड हो गए हैं हमसे। लेकिन अगर हम लोग किसी वकील को कोर्ट में काम करते हुए देखें, उनकी बात को सुने, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो वकील लोग हैं, एडवोकेट लोग हैं, वो नित्य प्रतिदिन केस लड़ते हैं, लेकिन वो झगड़ा नहीं करते। वो कभी जज को नहीं कहते कि वो गलत है, बायस्ड हो गया है। वो अपनी प्रोसेस को लेते हैं कि अगर एक जज ने मुझे निर्णय नहीं दिया है ठीक से, तो मैं उसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई करूं और कैसे करूं।
अगर मेरे एप्लीकेशन में कोई लैचेज रह गया है तो अपने नेक्स्ट पिटीशन में रिटन पिटीशन दे करके उसको वहां उस चीज को हाईलाइट करते हैं, और वही काम हम लोगों को सूचना अधिकार में करना है। हम लोग जो पहले बैठ जाते हैं लेकर के बात कि अमुक लोक सूचना अधिकारी ने मुझे जवाब नहीं दिया, तो क्यों नहीं जवाब दिया आपको? क्या आपके द्वारा मांगी गई जानकारी उसके पास है या नहीं है, इसकी जानकारी आपको है? आपको मैं बता दूं, मैं भी सूचना अधिकार में बहुत बदमाशी किया करता हूं। देवेंद्र अग्रवाल जी से इंफॉर्मेशन लेना है और मैं सीधे दे देता हूं अशोक गोयल जी को, अशोक गोयल जी आप हमको जानकारी दीजिए। अब अशोक गोयल जी क्या करते हैं, सूचना अधिकार के एक्ट के मुताबिक वो एप्लीकेशन देवेंद्र अग्रवाल जी को भेजते हैं कि भैया ये तो देवेंद्र अग्रवाल जी संबंधित हैं, देवेंद्र अग्रवाल जी हमें जानकारी देंगे। ये प्रोसेस गलत है और हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक गलत काम करते हैं। अगर मान लिया जाए कि मुझे ये नहीं पता है कि इस विभाग का लोक सूचना अधिकारी कौन है, प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है, तो मैं उस विभाग के वरीय अधिकारी के कार्यालय को में जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं उनको नामित करके मैं पत्र भेजता हूं। तो वो पत्र एक्सेप्ट होते ही मुझे ये जानकारी मिल जाती है कि पत्र वहां पहुंच गया है। अब हमारे पत्र में क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, अगर आपको सीखने के पर्पज से सूचना अधिकार का इस्तेमाल करेंगे आप, तो आपको वो सिखाएगा। लड़ने के उद्देश्य से अगर सूचना अधिकार के इस्तेमाल करेंगे आप, तो वो आपसे लड़ाई करेगा। आप लड़ाई करेंगे तो आपके पैसे लगेंगे, आपके बोले 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 इंद्रजीत जी बोलिए सर, इंद्रजीत जी बोलिए प्लीज। इंद्रजीत जी बोले सर जी। सुरेश मौर्य जी बहुत देर से, सुरेश मौर्य जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुरेश मौर्य जी। जी सर। हाँ सर बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया कि कुछ हमको दबंगई करना पड़ता है सर, बिना उससे किए तो चलता ही नहीं आज की तारीख में सर। आज तो का सर न्यायालय माहौल में, सर न्यायालय में सुरेश मौर्य जी जब आप न्यायालय में जाते हैं, किसी मर्डर केस में जाते हैं, किसी सिविल सूट में जाते हैं, तो आपकी दबंगई कहाँ चली जाती है? नहीं सर, मैं सर सिविल कोर्ट की बात, हाँ। आयोग में अगर भी हम गए हैं या प्रथम अपील में गए हैं, तो ये मान के चलिए कि हम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट के अवमानना करने का प्रयास हम ना करें। लेकिन सर आज का जो न्यायालय का प्रारूप जो चल सूचना रहा है, अधिकार का काम, सूचना अधिकार का काम साक्ष्य उपलब्ध कराना है, न्याय दिलाना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मान लें आप। हाँ सर ये बात आपकी सही है, लेकिन आज का जो न्यायालय प्रक्रिया जो चल रही है, किसी केस में 1 दिन के अंदर में जजमेंट दे देते हैं, किसी केस के अंदर में 1 साल तक जजमेंट नहीं मिलता है सर। नहीं मिलता है तो वो भी आप आरटीआई के तहत पूछ सकते हैं। आप आयोग में सोशल ऑडिट, जिस दिन से ये मीटिंग शुरू हुई है, सोशल ऑडिट की बात से ही शुरू हुई कि हम लोग सोशल ऑडिट करें, लेकिन अभी तक आपने सोशल ऑडिट पे क्या पूछेंगे ये प्रश्न भी आपने किया है क्या? आपके ऐसे 130 करोड़ इस देश की जनता है, उसमें अगर 30 करोड़ ने भी एप्लीकेशन लगाया होगा तो 20 करोड़ लोगों के एप्लीकेशन पड़े होंगे। क्या हमने वो 20 करोड़ के एप्लीकेशन खोजने का प्रयास किया है? सर वहां पे सर हाथ में 5 उंगलियां हैं, अगर एक उंगली आप दूसरी की तरफ दिखाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होगी, हमारी तरफ आएंगी। सही बात है। ठीक है। तो ये मान लीजिए कि आज के टाइम में चाहे आप सूचना अधिकार लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, समाज का उत्थान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, दोनों परिस्थिति में आप ही बीच में हैं, अगला नहीं है। लोक सूचना अधिकारी वहां पे सर्विस करने के लिए अगर जाता है तो 30 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष वो नौकरी करेगा, वो नौकर होगा आपका, आप उसके नौकर नहीं हैं। तो हमारे अंदर में ये भावना आनी चाहिए, हमारे अंदर में ये विचार होना चाहिए कि सुरेश मौर्य जी से जानकारी मुझे निकालनी है। पहले तो हमारे पास में इतनी नम्रता होनी चाहिए कि वो देख के वो आपको कह दे कि सुरेश मौर्य जी आए, भैया जानकारी दे दो। आप तो कहते हैं, मैं कहता हूं कि मैं भी 2008 से सूचना अधिकार लगा रहा हूं और मुझे जानकारी मिलती है 30 दिनों में, लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, गुरु हैं, जिनको जिस शब्दों से मैं इस्तेमाल करूं
वो 48 घंटे में जानकारी निकाल लेते हैं, 48 आवर में। मैं आज तक नहीं निकाल पाया। लेकिन सर आज की तारीख में जैसे पीआईओ हैं, बड़ा पीआईओ हैं, वो जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन जो प्रथम अपील अधिकारी हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये जानकारी देना ही नहीं है। आपको मौर्य जी, आप लोक सूचना अधिकारी और प्रथम इस संबंध में एक जरा सा एक सेकंड के लिए बोलूंगा कि कल राहुल जी ने कल ये बोला है, मैंने एक सवाल करा था कि पीआईओ और लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील बहुत शातिर दिमाग लेके बैठे रहते हैं, इसलिए आपको भी उनके दिमाग के ऊपर से ही चलना है। महेंद्र जी एक मिनट, सुरेश मौर्य जी, आप थोड़ा सा लोक सूचना अधिकारी जो होते हैं उनके अधिकार और प्रथम अपीलीय के अधिकारी के अधिकार को पढ़ लें। प्रथम अपीलीय अधिकारी का ये अधिकारी है, वो खाली स्पष्टीकरण पूछ सकता है। आपने अपने एप्लीकेशन में कभी ये लगाया है क्या कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को कि लोक सूचना अधिकारी ने मुझे 30 दिन या 35 दिनों के अंदर में जानकारी नहीं दी, आप कम से कम 19(1) के तहत स्पष्टीकरण की मांग करें? ऐसा एप्लीकेशन आपने प्रथम अपीलीय में आपने लगाया है क्या? नहीं। क्यों नहीं लगाया आपने? 19(1) भी प्रथम अपीलीय के कोर्ट में लगेगा, स्पष्टीकरण की मांग करेंगे आप। तो हमारा काम क्या है सर, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम लोग समाज के सुधारक हैं के रूप में बैठे हैं, सूचना अधिकार को प्रबल करने के लिए बैठे हैं कि और वो प्रभावी बने और वो लोग जाने, ठीक है। इसलिए हमें सूचना अधिकार की पढ़ाई करनी होगी, उसको जानना होगा, हमको लड़ना नहीं है। हमारे शरीर बना करके और आयोग में घुस जाएंगे तो डर के हमारे उनको जानकारी नहीं देगी। वो ये देखेगा कि अगला पढ़ा हुआ व्यक्ति है कि नहीं, उसके बाद ज्ञान है कि नहीं, शब्द ज्ञान है कि नहीं, और पेशेंस है कि नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास पेशेंस है कि नहीं। मैं इस बात में सर बोलना चाहूंगा एक चीज कि अगर कोई अधिकारी आपसे डरता है तो सिर्फ आपकी पेशेंस और लड़ाई की जो समय की सीमा है उससे डरता है। अगर आप कंटिन्यू लड़ाई कर रहे हैं तो वो इस चीज को समझ जाएगा कि उसको आपको जानकारी देनी ही पड़ेगी। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो वो आपको नेग्लेक्ट करेगा। ये लड़ाई सब्र की लड़ाई है, इस बात को बांध ले दिमाग में। और दूसरी इस बात को भी समझे कि ना गांधी जी गलत थे, ना सुभाष चंद्र बोस गलत थे, ना भगत सिंह और चंद्रशेखर गलत थे। सबके रास्ते अलग थे लेकिन लक्ष्य सबका एक था, मकसद एक था। सही बात। जिस हम तरीके के नीति के लोग हैं, जो शैली के लोग हैं, हम उसी तरीके से कर सकते हैं। अगर एक कमजोर आदमी गुंडई दिखाएगा तो वो 2 तमाचा मार के भगा देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब एक मिलिट्री फोर्स का आदमी जाएगा तो उसकी बात करने की शैली अलग होगी, एक आम आदमी जाएगा गांव का उसकी शैली अलग होगी, एक शिक्षक जाएगा तो उसकी शैली अलग होगी, एक ठेले वाला जाएगा तो उसकी शैली अलग होगी। हर भाई की शैली, हमारे देश में इतनी विभिन्नताएं हैं कि अलग अलग होगी। मुद्दा है इच्छा शक्ति का और सोच का। हमको अपनी इच्छा शक्ति और सोच को सुदृढ़ बनाने की बहुत जरूरत है। और मुझे वाकई ये लगता है कि हम बहुत ही चीजों को समझ के नहीं, हमको चीजों को अपने आप में ढाल के काम बनेगा। हम लोगों को ये नहीं सिखा सकते कि आप अपनी जिम्मेदारियों और कानून को समझे। हम यही कर सकते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी और कानून को समझे। हम अपनी बात को सही तरीके से रखेंगे, कानून के दायरे में रखेंगे, तो शायद हम अपनी बात को एक समय में रख पाएंगे, समझा पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात देवेंद्र जी आप बता रहे हैं। तो हमें आज अंतर्राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस है और आज हम चाहेंगे कि हम लोग अपने आप को कम्युनिटी एडवोकेट के रूप में काम करना शुरू करें। जैसे कि हम लोग जाते हैं फर्स्ट एड का काम देखते हैं, किसी को चोट लग गया तो अपने समझ से उसको कपड़ा बांधो जी, अपने पास में जो दवा है दवा लगाओ जी, उसको नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाओ जी। तो आज के टाइम में अगर हम लोग ये कहें कि नहीं, हम लोग कम्युनिटी एडवोकेट के रूप में काम करें कि अगर कोई मुद्दा हमारे पास में आता है तो पहले उस मुद्दा पे बैठ के हमारे जो भी 2, 4, 6 मित्र हैं जो सूचना अधिकार से जुड़े हैं, हम उनसे उस विषय पे बात करें और उनसे हम आगे बढ़ें कि नहीं हमें ऐसा करना है, किस टाइप से एप्लीकेशन लिखना है, क्या करना है। तो ये काम अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग बहुत ही आगे चले जाएंगे। दूसरी बात, अभी तुरंत हमारे सभा में हमारी बहन प्रेमलता जी आई हैं, तो मैंने करीबन 100
सूचना अधिकार की ये किया हूँ और आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक बहन भी हमारे बीच में आई हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो हम लोगों के सभा में आई हैं। और हमें अब लगता है कि हमारा मोटिव अब पूरा हो गया है, क्योंकि बहनें हमारे सभा में आने लगी हैं खुल के, और उनके विचार भी मैं हम सुनना चाहेंगे। और देवेंद्र जी को भी इसके लिए धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले प्रेमलता जी की बात सुनना चाहूंगा। बहन प्रेमलता, ऑडियो दबाएं, कनेक्ट टू ऑडियो दबाएं। एक्चुअली आपने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है। हमारे साथ में जो है श्वेता शर्मा दतिया से भी जुड़ी हुई हैं, तेजस्वनी चौहान ये भी जुड़ी हुई हैं। अगर कोई बहन आज के कार्यक्रम में कुछ बोलना चाहे तो कृपया करिए। उनके विचार आज अगर हम लोग कमजोर, इंदौर से भी हैं। हाँ, तो जो भी है तो उन लोगों को बोले कि वो लोग सामने आवे। कैमरा भी नहीं आ रहा उनका, ऑडियो भी नहीं आ रहा है। मैं उनकी बात नहीं, अगर कोई बहन चाहे तो अपना वीडियो ऑन कर सकती है, नहीं चाहे तो भी वो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहेंगे कि कोई बहन बोले। सर, मैं श्वेता शर्मा दतिया से। जी हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार आप सभी को। सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलें आप। बिल्कुल सर, जैसा कि आप आज सभी लोगों ने बताया कि हमें आरटीआई कैसे लिखनी चाहिए या कैसे लगानी चाहिए, सारी चीजों पे बहुत बातें हो रही थी। लड़ाई झगड़े वाली भी हो रही थी, जानकारी वाली भी हो रही थी। लेकिन वैसे तो मैं बहुत छोटी हूँ आप सबसे एज में, और शायद इन चीजों में भी बहुत छोटी हूँ, बट फिर भी मैं ये इतना जानती हूँ कि जितने ज्यादा हम शिक्षित होंगे उतने ज्यादा हम सुरक्षित होंगे और पावरफुल होंगे। शिक्षित से मतलब है मेरा कि हमें जितनी ज्यादा जानकारी होगी एक्ट के बारे में, जितनी ज्यादा हमें नॉलेज होगी अपने अधिकारों के बारे में, हम उतनी ताकत से खड़े हो सकेंगे। हमारे सामने कोई भी कितना बड़ा अधिकारी बैठा है, अगर वो ये समझ रहा है कि सामने वाले को अपने अधिकार, अपने कानून पता है, उसे पता है कि हमारे काम क्या है और हमारे ऑफिसर के काम क्या है, तो वो हमें सारी जानकारी भी देगा, हमसे ढंग से बात भी करेगा और हमारे सारे काम भी करेगा। बहुत सही बात है। बहुत 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 अच्छी बात बताई आपने बहन जी। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता शर्मा। अच्छा मैडम, मैं पटना से हूँ, संजय शुक्ला। सर नमस्ते। नमस्ते मैम। कटनी से आराधना जी कुछ भोपाल, नुरगुल खान भोपाल। आप भी शायद हमारे साथ नए जुड़े हैं, नुरगुल खान भोपाल से। कुछ कहें सर? सर सुन रहा हूँ मैं, तो अभी सुनने के बाद देखता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। शुक्ला जी, हमारे 12 अक्टूबर के कार्यक्रम के बारे में आपको कोई प्लान हो तो कह दें। पहले 3 लोगों को सुन लें। प्रेमलता जी बताएं आप। बहन लोग जो आई हैं आज, सबसे पहले उनकी आवाज तो सुन लें, उनके आशीर्वाद तो ले लें। जी, तो उन्होंने ऑडियो कनेक्ट किया है। ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। श्वेता शर्मा जी दतिया से। बहन, मैंने आपसे नंबर की गुजारिश की थी, अगर आपका मुझे नंबर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। मैं महेंद्र गुप्ता खरगोन से बोल रहा हूँ। सर सामने हैं सर, पहले आशीर्वाद लीजिए ना। नंबर आप लेके नाश्ता करने के लिए चक्कर में हम समझ रहे हैं कि आप यहाँ जाके नाश्ता करना चाहते हैं। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी बोले, कोई बहन जी बोले। हाँ, आज हम लोगों की मेहनत रंग ला रही है। बहनें आई हैं हमारे बीच में। हाँ बोले बहन जी। हाँ सर, कीर्ति दीक्षित बात कर रही हूँ मैं इंदौर से। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आवाज आ रही है ना मेरी आप सभी को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। जी सर। सर मैंने तो आरटीआई जितना अच्छा भी यहाँ पे समझाएगा सूचना का अधिकार, उतना कभी मैंने इतने अच्छे से उसके लिए ना पढ़ा था ना समझा था। इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अगर मुझे भी कभी कुछ ऐसी जानकारी लेना होगी सरकारी विभाग से, तो अब मुझे भी एक कॉन्फिडेंस ही आ गया है कि हाँ मैं किस तरह से अपील फॉर्म भर के या जानकारी ले सकती हूँ। उसके लिए मुझे कभी अगर आप लोगों की भी जरूरत पड़ेगी कुछ समझने की, तो बिल्कुल आप लोगों की मदद लगेगी। बाकी जितना अच्छा भी समझा है अभी तक, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों ने दी है हमें
इसके लिए आप लोगों को दीदी- सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। दीदी मैं आपके जिले का ही हूँ, इंदौर का ही हूँ, महेंद्र गुप्ता मेरा नंबर में। महेंद्र जी जो है अपने नाश्ते का पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं, शुक्ला जी आप देख लीजिए। हम देख रहे हैं अरे वो कहाँ है यार, देख रहे हैं आप। सर स्वागत है, नाश्ता नहीं, मैं पूरे भोजन की व्यवस्था करने के चक्कर में हूँ। कल तक आवाज नहीं निकल रही थी आपकी। शुक्ला जी आदाब। आदाब सर। जी और भी बहनें हमारे बीच में है। आराधना कटनी से, आराधना आप भैया हैं आराधना जी। आराधना जी प्रेमलता जी देवेंद्र जी सबको म्यूट कर दीजिए, किसी की आवाज। हेलो देवेंद्र जी म्यूट कर दीजिए, बाकी को आवाज सभी लोगों की डिफरेंस डिस्टर्ब हो रही है। नहीं एक्चुअली क्या आज हमारा कार्यशाला नहीं चल रहा था, इसलिए सभी को बोलने का मौका दे रहा था मैं, क्योंकि आज कार्यशाला नहीं है, आज सिर्फ हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया है सर। सर देवेंद्र जी, आज जितनी अपनी बहनें बेटियां आई हैं उनसे बोलिए वो अपने अपने विचार रखें। हम तो आप बात करते रहते हैं, जो पहले दिन आज आई हैं जितनी भी अपनी बेटियां बहनें आई हैं उनको बोलिए कि वो अपने विचार रखें। जी मेरा निवेदन है सभी बहनों से कि वो अपने आगे आए और अपनी बातों को बोले। हम सब यहाँ पे आपके भाई आपकी बातों को सुनने के लिए बैठे हैं, ताकि हमें भी आपके विचार मिल सके और आगे हम इस संगठन को और हमारे सोच के दायरे को हम बढ़ा सकें। प्लीज अगर कोई बहन कुछ बोलना चाहे तो आगे आए। मेरा भी अपने बेटियों बहनों से निवेदन है। मैं जलंधर पंजाब से इंद्रजीत सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट बोल रहा हूँ, और जितनी भी मेरी बेटी हैं बहनें हैं हमारे से छोटी हैं, तो बेटी हैं बहनें हैं, उनसे हम निवेदन है, हाथ जोड़ के बेनती है कि आप आगे आए और आगे आकर अपने अपने विचार रखें, ताकि हम आप सबके विचार सुन सकें। डरना नहीं है, आप बोलिए और बिल्कुल हम आप सबकी आपकी बात सुनेंगे। और बहुत अच्छा दिन है आज, सूचना दिवस है, और बोलिए आप इस दिन पे आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमको बहुत खुशी है आपसे बात सुनने में। आप बोलिए। देवेंद्र जी सर। जी सर। एक अपील लोगों के बीच में कर दीजिए। अशोक गोयल सर भी हैं कि 12 अक्टूबर को जो सूचना अधिकार दिवस है, हमें क्या करना चाहिए, एक राय ले लीजिए पहले लोगों से, उसी पे हम लोग 12 अक्टूबर उसी तरह से सेलिब्रेट करें। बोलिए प्रेमलता जी, बोलिए। म्यूट कीजिए अपना माइक खोलिए, माइक बंद है आपका। सर हाँ बोलिए। नमस्ते। नमस्ते मैम। एक्चुअली क्या था कि अभी तक मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे पा रहा था, और मैं जब से फोन पे लगी हुई थी उसे सेट करने के लिए, इसलिए मैं कुछ बात ही नहीं सुन पाई आपकी कि नहीं तो कुछ बताएं आप, सूचना अधिकार के बारे में कुछ बताएं अगर जानती हैं, या हम लोग जो करते हैं या कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ रास्ता मार्गदर्शन दीजिए। शायद उनकी आवाज कट रही है, शायद आवाज नहीं आ रही, उनका माइक सेट नहीं हो रहा। नहीं ठीक है सर, वो हो सकता है आज नहीं कल की मीटिंग में कुछ बोलें। हम लोग 12 तारीख को सूचना अधिकार भारत में 12 अक्टूबर को लागू हुआ था, और उस दिन जो है हम लोग कुछ करना चाहते हैं ऐतिहासिक तौर पे। तो आप बताएं कि अब हम लोगों को 12 अक्टूबर को क्या करना चाहिए जो कि मास लेवल पे जाए और किसी का कुछ उसमें खर्च ना लगे। अरे नहीं, खर्च भी होगा सर, कोई भी वो भी हम करने के लिए तैयार हैं भैया। अरे भैया वो भी करने को तैयार हैं, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं। हाँ जो भी करने, कोई बात नहीं, इसके लिए जो भी सबके सुझाव आ रहे हैं हम सुन रहे हैं, फिर उसमें से जो आप
एक मंच पर इकट्ठा होना है तभी आप बताइए, अब एक मंच पर इकट्ठे भी हो सकते हैं। ठीक है भैया। देवेंद्र जी और कोई है बहनें हमारी? देवेंद्र जी और कोई हैं? सर कोई बात नहीं, अगर कोई भी नहीं बोलना चाह रहा है, धीरे से चीजें सुधरेंगी। मैं बोलता हूँ सर कि अभी कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है, 2 घंटे होने वाले हैं। आप कुछ इसमें सुझाव है 12 अक्टूबर के लिए तो उसको दे दें आज। पहले तो सर हमारे देवेंद्र जी मेरा एक सुझाव है, मैं बताऊंगा आपको। 1 मिनट हाँ जी। से हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अशोक गोयल जी बैठे हैं जी। और उन्होंने उनके बारे में जो जानकारी मेरे पास में है, उन्होंने देश बदल दिया, समाज बदल दिया, राज्य बदल दिया, बहुत प्रयास किया है। तो मैं चाहूंगा कि वही 12 अक्टूबर के लिए एक सांकेतिक हम लोग को बताएं कि हम लोग 12 अक्टूबर को क्या करें। अशोक गोयल जी को प्रणाम। अशोक गोयल जी अपना विचार दें आप मुझे। सर मैं आपका साधुवाद अभिनंदन करता हूँ कि आपको मेरे बारे में खुशफहमी। गोयल जी आदाब। सर मेरा निवेदन, मेरे देश में ना मेरे को ऐसी गलत फहमी है, कुछ बदल दूंगा। मैंने तो सबसे पहले जब आप लोगों से जुड़ा था, सबसे पहले यही बोला था कि हम लोग सरल हैं, भोले हैं, हमें गलतफहमी है कि हम बहुत कुछ कर पाएंगे। तो बहुत सूक्ष्म प्रयास हम लोग कर पा रहे हैं। उसी तरीके से आप लोगों से मैं जुड़ा हूँ, आप लोगों के साथ बैठ के लगातार सीख रहा हूँ। मैं कुछ चीजें इसमें अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा। एक तो ये है कि चाहे 12 अक्टूबर हो, चाहे 28 सितंबर हो, चाहे 26 अप्रैल हो, मेरे लिए सारे दिन बराबर है। जैसे हिंदी दिवस आता है, हम कहते हैं चलो जी आज हिंदी पे कुछ प्रोग्राम करें, ठीक है, अवेयरनेस जगाने के लिए, बात को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी हम कार्यक्रम करें, कुछ भी करें, बहुत बढ़िया बात है। रोजाना लड़ाई है, रोजाना युद्ध है, रोजाना प्रयास है, रोजाना गतिविधियां हैं। और जब भी मेरे को जहां भी कुछ दिखता है, मेरी कोशिश रहती है 1.5 से 2 घंटे में मेरी आरटीए एप्लीकेशन वहां चली जाए। अगर मैं किसी को कह के आया आज आपके बारे में आरटीए लगा रहा हूँ, तो अगले दिन या 2 दिन बाद उसकी टेबल पे वो आरटीए एप्लीकेशन होती है। तो मेरा निवेदन ये है कि जो भी कहीं भी गड़बड़ होती हुई आपको दिखती है, तो जो गुस्सा आपके अंदर आता है, उस गुस्से को बाहर निकालिए शब्दों में, शब्दों में एक आरटीआई लगाइए। और मैं देवेंद्र जी की राय से थोड़ी सी भिन्न राय रखता हूँ कि सिर्फ काम की सूचना मांगी जाए। लेकिन काम की सूचना के मान लीजिए आपके 3 प्रश्न है, उसमें 18 प्रश्न लगाइए जो उन पीआईओs को धंधे से लगाए। जैसे मैं कहीं भी जानकारी मांगता हूं तो मैं उनको कहता हूं मेरे को बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी फायर क्लियरेंस चाहिए, आपका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, ये जो 15 कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं इनकी डिग्रियों की फोटोस्टेट कॉपी चाहिए, किस डेट को इन्होंने ज्वाइन करा था, इसका ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। अब मेरे प्रश्न तो 3 होते हैं या 4 होते हैं जो मैं संबंधित जानकारी मांग रहा हूँ। जैसे मैंने गार्डन की बात करी हुई, पेड़ पौधों पे कितना खर्चा आया या फुटपाथ बनाया कितना खर्चा आया। उसके बाद जो शास्त्रीय अभियंता है, जो वरिष्ठ अभियंता है, उसकी डिग्री की कॉपी से मांगिए ना, उसकी भी आप मांगिए जानकारी कि कहाँ से पढ़ लिख के आया है। अभी मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे और अशोक दिल्ली वाला शो में, तो उसमें जानकारी दी है फरीदाबाद का जो चीफ ट्रांसफर है उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 8वीं पास है, उसका ड्राफ्ट्समैनशिप का उसने कोर्स करा, प्रमोशन होते होते चीफ ट्रांसफर बन गया। इसका तात्पर्य हुआ कि किसी सर्जरी वार्ड में अगर कोई वार्ड बॉय है, उसको 18 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया, उसको आप सर्जन बना दो। ये हमारे देश में हालत है। परसों भी एक साहब से लुधियाना में बात हुई थी, वहां के आर्किटेक्ट है, वो बता रहे थे लुधियाना का जो चीफ ट्रांसफर है उसके पास भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं। तो इस तरह से अगर वहां की जानकारियां हम लोग मांगेंगे, जगह जगह मांगेंगे, नहीं तो हमेशा ये होता है कि कोई कुछ करता क्यों नहीं। अभी जो एक और बात सर बोल रहे थे कि भाई आप सटीक जानकारी मांगोगे तो मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये लोग बेईमान लोग हैं। 4-5 साल पहले मेरी आरटीए एप्लीकेशन थी, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में भेजी, उन्होंने यूजीसी को भेज दी, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को भेज दी, यूजीसी वालों ने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को भेज दी, जबकि सब जगह मैंने अलग अलग भी आरटीए लगा रखी थी। और मेरी आरटीए एप्लीकेशन को सब एक दूसरे के पास घुमा रहे हैं।
ये जानकारी उसके पास है, वो जानकारी उसके पास है। अभी भी 3 साल पुरानी मेरी आरडीए एप्लीकेशन की जानकारी यूजीसी के पास लंबित है, और यूजीसी वाले बोलते हैं हमारी वेबसाइट से ले लो। मार्च में मैंने वहां पर फर्स्ट अपील लगाई है, जहां पर मैंने उनसे निवेदन करा है कि शैलेश गांधी जी का एक जजमेंट है, जिसके तहत अगर आपकी वेबसाइट में भी जानकारी उपलब्ध है तभी आप उसको मेरे को देने के लिए बाध्य हैं। उसका मेरे पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया। 4 साल से ये मामला गोल गोल घूम रहा है। इस तरीके से डीडीए में एक मेरी सेकंड अपील, डीडीए के बारे में सेकंड अपील लंबित है, जिसमें उनसे पूछा गया था कि आर्किटेक्ट्स की 10 साल की आपने डिफेक्ट लायबिलिटी बना दी, क्योंकि बिल्डिंग टूट जाए, फूट जाए, गिर जाए, तो आर्किटेक्ट जिसने उसका नक्शा पास कराया था वो 10 साल के लिए लायबल है। तो मैंने उनसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग मांगे थे कि किन लोगों ने फैसला करा, कौन कौन इसमें जिम्मेदार थे जिन्होंने ये चीजों का बारे में निर्णय लिया। वो मामला 3 साल से लंबित है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोगों को समझ नहीं है, ये लोग हमसे ज्यादा विद्वान हैं, ये लोग जानते हैं आरडीए एप्लीकेशन को गोल गोल कैसे घुमाना है, और वो कहते हैं कोई बात नहीं, 3 साल तक उसको धक्के खा ले दो, फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो मेरा निवेदन यह है, 12 अक्टूबर हो या 28 सितंबर हो, कुछ भी हो, लगातार डटे रहें, लगे रहें। सर मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा कि हमारे कई साथी मित्र अलग अलग तरीके के जवाब दे रहे हैं, कोई मानव श्रृंखला और कुछ कई तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है। हम कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि हम सब मिलकर किसी विषय पर सरकार को अपनी इच्छा और सोच के बारे में अवगत कराएं। सब कोई मिलकर अगर 12 अक्टूबर को एक लेटर लिखें और उसको पोस्ट करने के बाद उसकी कॉपी ग्रुप में डालें, तो ये हमें एक बहुत बड़ी वो देगा कि हमारे समय का उपयोग भी हुआ और हमने सरकार को अपनी मैसेज भी पहुंचाई। ऐसा मेरा निवेदन था, बाकी जो साथी कहें। सर मेरा एक निवेदन है, 12 अक्टूबर को नहीं, अच्छा ख्याल है। 12 अक्टूबर को लेके कि जहाँ के जो भी अभी जो ग्रुप में हम लोग सभी लोग हैं, जो जहाँ पे हैं, अगर एक ड्राफ्ट पूरे ग्रुप की ओर से कोई अच्छा सा बना के जो भी ड्राफ्टिंग कर दे, उसको जिस जहाँ पे है जैसे जिसकी सुविधा है वो वहाँ पे राष्ट्रपति जी तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। तो मेरा एक ये इस टाइप का विचार है, अगर आप जैसा समझे। बिल्कुल, हमें सूचना आयोग महेंद्र गुप्ता जी, ये ड्राफ्ट आप ही तैयार करके 2 रोज के अंदर में सबों को आप उपलब्ध कराएंगे। नहीं सर ये जवाबदारी मुझे नहीं दीजिए। नहीं, भागिए नहीं, भागेंगे नहीं, भाग नहीं रहा हूँ सर भाग नहीं रहा हूँ मैं, भागना हुआ था। अभी हमारे 12 अक्टूबर आने का समय है हमारे पास में, जो उसमें संशोधन होगा हम लोग बैठ के करेंगे, लेकिन 2 रोज के अंदर में आप उस ड्राफ्ट को तैयार कर लें, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि सूचना अधिकार दिवस है, हम लोग उसका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, तो हमारी इच्छा है कि हम लोग जहां भी हैं वहां से एक कम से कम दिया सूचना अधिकार के नाम पे जलावें 12 अक्टूबर को, और उसकी फोटो जो है हम ग्रुप में भेजें। जी सर, 12 अक्टूबर को एक दिया जला करके फोटो खींच के ग्रुप में भेजें। अभी हम लोग कभी भी मानव श्रृंखला नहीं बना सकते, बुक में लगा सकते हैं उस फोटो को। हाँ, गुप्त तो लगाएंगे ही, बड़े भाई हैं, उतना तो करना ही पड़ेगा उनको। गोयल जी मेरे आदरणीय है, सम्मानीय है और मेरे गुरु है। मैं तो ये चाहूंगा कि फोटो नहीं लगाए, उस फोटो के साथ सबको शेयर करें। सर सुने ना, और हम लोग जब मानव श्रृंखला बनाने के लिए इंद्रजीत जी के कहने पे दिल्ली पहुंचते हैं, तो सारा नाश्ता का व्यवस्था हमारे गोयल भाई करेंगे। अरे सर, मैं इसलिए बोल रहा हूं, सब कराएंगे। मेरा यही विचार है कि गोयल जी ने सबको आमंत्रण भी किया हुआ है, और चाय का कप भी हो जाएगा, और जो हम मदद करनी सब कर सकते हैं। दिल्ली में एक दिन का प्रोग्राम रखिए, दिल्ली में सुबह का एक दिन का प्रोग्राम रखिए। आप सबका स्वागत है। सर इससे एक चीज अभी बोलूंगा कि अभी नहीं रखिए, अभी बस और ट्रेन बंद है, और निजी अगर गाड़ी से आएंगे तो काफी खर्चा लग जाएगा, इसमें नाश्ता बड़ा भारी पड़ जाएगा। हम आ जाएंगे, हम पैदल आ जाएंगे, आप बताइए, हम बताएं, आप आ जाइए। सर हमारे यहाँ ट्रेन नहीं चल रही, जाएंगे, अवेलेबल है आप सबके पास। तो देवेंद्र जी इस बात को आप आगे बढ़ावें कि हम लोग कैंडल जलावें 12 अक्टूबर को, और उसकी फोटो हम लोग पोस्ट करें। और महेंद्र गुप्ता जी आप पत्र लिखें, और जो कमी बेसी होगी हम लोग सब मिलके उसको पूरा करेंगे। कैसे
जी सर, सुरेश मौर्य। जी जी, बोलिए मौर्य जी। बोलिए बोलिए। सर मेरा कहना ऐसा था कि लेटर ड्राफ्ट करके हम अपने जिले के जो डीएम है, कलेक्टर हैं, उनको अगर आवेदन दिया जाए हर जिले हर स्तर से, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से सर। वो सही बात है, लेकिन एक लेटर ड्राफ्ट ऑल ओवर इंडिया जो हम लोग पूरे भारत के लोग जुड़े हैं उसमें लोगों का होना अनिवार्य है, ताकि आपके वैल्यू बढ़ जाएगी। आप अपने से लिख के तो दे ही सकते हैं, आपको हम रोकने की प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें सबको राज्य के सूचना आयोग, राज्यपाल और राष्ट्रपति, ये 3 जगह हमें भेजना चाहिए। अगर 3 पत्र भेज सके तो लाभ होगा। मैं ड्राफ्ट देवेंद्र जी तक पहुंचा दूंगा, ये मेरा रहेगा। बाकी देवेंद्र जी शुक्ला जी तक ही पहुंचाइए सर। नहीं, देवेंद्र जी तक पहुंचाऊंगा मैं। देवेंद्र जी तक पहुंचा दूंगा मैं। आप महेंद्र जी आप ग्रुप में डाल दीजिए, जिसको जो कमी बेसी होगी वो पढ़ के उसको पूरा करके अपना ठीक करके आपको भेजेगा। जी सर, जी सर। आवेदन में सबके डिजिटल साइन हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। वो सब सर, ये कार्यक्रम 3 मिनट में बंद होने वाला है। कृपा करके अपनी बात को, अगर किसी को कुछ है तो देवेंद्र भाई, मैं एक चीज कमल अग्रवाल उत्तराखंड से मैं कहना चाह रहा था कि जो हम लेटर अलग अलग डालेंगे, एक परफॉर्मा तैयार हो जाए और वो आरटीआई ग्रुप जो हमारा है उसी के नाम से सब मिलकर वही लेटर डालें। सर, अलग अलग प्रांतों से जब वो एक ही विषय पर लेटर जाएगा तो उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर ज्यादा पड़ेगा कि अलग अलग प्रांतों से एक ही जैसा लेटर कैसे पहुंचा है। नहीं, हमारी जैसे ये संस्था चल रही है ना आईटीआई ग्रुप वाला, खाली इसका ऊपर लोगो हो जाए और नाम सबके अलग अलग हो जाए, जिससे कि लगे जी, वो भी भेज देंगे सर, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी भेजें। वो वैसे ही होगा सर, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। महेंद्र गुप्ता जी पहले ड्राफ्ट कर लें। हाँ जी भाई साहब, जी भाई सर, बिल्कुल सही है। ठीक है। मैं ड्राफ्ट करके देवेंद्र जी को पहुंचा देंगे और आप सभी तक वो भी पहुंच जाएगा। फिर उसमें जो भी छाटा बिन्नी करना होगी कर लीजिए, और उसको अपने सारे लोगों को एक समान जैसा हो तो वो बेटर रहेगा। हाँ, क्योंकि उससे ये रहेगा ना कि हाँ पूरी इंडिया में ये लोग एक साथ हैं और उसका दबाव थोड़ा उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। तो वो उस हिसाब से, इसीलिए मैंने बोला कि मैं ड्राफ्टिंग तो मैं करके दे दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जितना मुझे आएगा उतना मैं ड्राफ्टिंग कर दूंगा, बाकी आप लोग उसको संभालिएगा और अच्छे से करिएगा। डरिए मत। डरना सर, मेरे जीवन में मैंने डरना कभी सीखा नहीं है, बस डरिए मत, लिख लीजिए। जी, आप कहे तो अभी 5 मिनट के अंदर आपको ड्राफ्टिंग पहुंच जाएगी। नहीं, हड़बड़ी मत करिए, ढंग से लिखिए, अच्छे से लिखिए। बहुत अच्छे से, टाइम भले ही लग जाए, बहुत अच्छे से बनाइए गुप्ता साहब। देखिए सर, मेरा एक निवेदन है, मैं कैसे भी ड्राफ्टिंग करके भेजूंगा, उसमें सुधार आप लोगों को ही करना है। वो अपना आप लोगों के बगैर वो ड्राफ्टिंग पूरी नहीं होगी। आप लोगों के बगैर पूरी नहीं होगी, और आप लोगों का ही उसमें जो मार्गदर्शन रहेगा वही सबसे बेहतर रहेगा। मेरा काम इतना है कि मैं ड्राफ्टिंग करके आप लोगों तक पहुंचाऊं, बाकी सुधार करने का काम तो आप लोग, क्योंकि सुधारक तो आप ही नहीं बनोगे। इसे चालाकी कहते हैं। चलिए सर, कोई बात नहीं सर, कार्यक्रम का बंद होने का समय हो गया है। कार्यक्रम बंद होने का समय हो गया है। सर, एक और सुझाव रखना चाहूंगा जी। मेघराज सिंह, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश से। जी सर। सर, हम लोग अगर अपने घर में 5-5 दीपक जलाएं उस दिवस पर तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर मेरा तो ये विचार है कि आप उस दिन जलाएं, 5 दिए जलाएं, आपकी स्वेच्छा है, लेकिन जलाएं जरूर।